हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रीवियस ईयर की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे 2019 के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चनों को लेके। 2019 में टीचिंग एप्टीट्यूड एक अच्छे खासे लेवल पे पूछा गया था और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, थोड़ा समझने में काम आता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आज से पहले आपने टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई टेस्ट वैसे तो नहीं दिया होगा, जो बीएड वाले हैं उन्होंने दिया होगा। थोड़ा सा इस प्रोसेस को जान लेते हैं कि क्या चीज़ टीचिंग प्रोसेस होती है और इस टाइप के क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन होता है वो किस तरीके से सोचना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि विद्यार्थी न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा। ठीक है, भारी उभा हुआ, उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, वह व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है और विद्यार्थियों के लिए अफसोस। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक को विद्यार्थी को दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। शिक्षक द्वारा दी जाने वाली गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, पहला है छात्रों के मत द्वारा, दूसरा है विषय वस्तु की जटिलता द्वारा, तीसरा है गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा और चौथा है कक्षा के कलांश द्वारा। देखिए, छात्रों के मत पर आप नहीं दे सकते, क्योंकि कोई छात्र कहेगा कि गृह कार्य दीजिए, कोई कहेगा नहीं दीजिए, तो आपस में सब में कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ठीक है, जितने छात्र होंगे उतने अलग अलग प्रकार के मत होंगे। उसके बाद है विषय वस्तु की जटिलता द्वारा। विषय वस्तु की जटिलता अब ये डिसाइड नहीं, देखो नॉर्मली बच्चों के लिए क्या रहता है कि मैथ्स जो है टफ सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, मैं सभी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लोग क्या चाहेंगे कि मैथ्स में तो होमवर्क ही नहीं मिले। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा, विषय वस्तु की जटिलता द्वारा। और ऑप्शन डी देखेंगे तो कक्षा के कलांश द्वारा। अब ये टाइम पीरियड, कलांश मतलब होता है पीरियड होता है, ठीक है, कितने पीरियड चलते हैं। पीरियड थोड़े ना डिसाइड करेगा कि कक्षा में कितना गृह कार्य दिया जाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा। ठीक है, गृह कार्य से बच्चे को क्या लाभ हो रहा है, ठीक है, क्या उसका आउटपुट मिल रहा है, उस पर डिसाइड करेगा कि मात्रा, गृह कार्य की मात्रा और प्रकार क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, जो टेस्ट होता है, आप वार्षिक टेस्ट कह सकते हो या छमाही परीक्षा कह सकते हो या जो त्रिमासिक परीक्षाएं होती हैं, उनसे क्या जान सकते हैं। ठीक है, पहला है कि विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है। ठीक, अगला है अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया संबोध विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है। तीसरा है विद्यार्थी पूर्व वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है। चौथा है विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप क्यों, देखिए शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए, आप किसी स्टूडेंट को उसके नंबर्स के, मार्क्स के बेस पे नहीं वो कर सकते, जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आप ऑन एन एवरेज क्या देखोगे कि बच्चे का शैक्षिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप इतना देख रहे हो तो वो आपका दृष्टिकोण सही होगा। ठीक है, शिक्षक होने के नाते आपको बच्चे के सर्वांगीण विकास पर फोकस देना है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं वो, उनमें प्रायः विषय की प्रवीणता का अभाव होता है जो उनके उत्साह के नीचे छिपा रहता है। ठीक है, अगला है ऑप्शन, वे छात्रों का ध्यान खींचने के लिए केवल नाटकीय रूप देते हैं। अगला है वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। ठीक है, और उपरोक्त सभी बातें होती हैं। देखिए, उत्साही मतलब जो, अगर आपने भी देखा होगा कुछ टीचर आपकी क्लास में बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक है, एनर्जेटिक रहते हैं तो उनसे क्या इफेक्ट पड़ता है कह रहा है, तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वो क्या करते हैं, छात्रों को अपनी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। आपको याद होगा, अगर कोई ऐसा टीचर था जो क्लास में बहुत एनर्जेटिक रहता था, ठीक है, तो हमें अंदर से ही खुशी होती थी कि यार इस क्लास में मज़ा आता है। ठीक है, इस क्लास में इंटरेस्टेड रहती है क्लास। तो एक टीचर का जो बिहेवियर होता है वो उस कौशल के तहत, ठीक है, जो उसका एनर्जेटिक कौशल रहता है उसके तहत हम उसको पहचानने लगते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा कि उससे अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। ठीक है, वो अपने तरीके को, पढ़ाने के तरीके को उसी अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाना सिखाना हो तो उसका कठिनाई स्तर अमूर्त से मूर्त के क्रम में हो। अगला है कठिन से सरल के क्रम में हो,
सरल से कठिन के क्रम में हो, विशिष्ट से सामान्य के क्रम हो। अब देखिए कोई चीज़ सिखानी हो तो उसका क्रम क्या होना चाहिए, सरल से कठिन के क्रम में होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। पहले चीज़ों को सरल सरल चीज़ें सिखाई जाए, उसके बाद धीरे 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 लेवल को ऊपर पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षक को क्या होता है। ठीक है, पहला है किसी विषय में केवल बच्चों की केवल क्षमताओं का पहचान करने में सहायता मिलती है। अगला ऑप्शन है, क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है, सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है। और चौथा है, पाठ को याद करने की क्षमता का पता चलता है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षमताओं और सीखने की कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है। अब देखिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान जब टीचर सिखा रहा होगा बच्चों को, तो वो क्या एनालाइज करेगा, वो आपका यही एनालाइज करेगा कि बच्चे की कैपेसिटी कितनी है और सीखने में कमी की पहचान करेगा। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको लेट समझ में आता है कह सकते हो, या फिर जिनको कम समझ में आता है, तो उनकी जो कमी है उसको पहचान करेगा शिक्षक और उनको दूर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 157, व्यापक आकलन का अर्थ क्या है। ठीक है, व्यापक का मतलब होता है बड़े स्तर पे, और आकलन का अर्थ क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बच्चे के सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी। अगला है बच्चे के समेकित प्रकृति के बारे में जानकारी। तीसरा है बच्चे के मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में जानकारी। और चौथा है बच्चे के लिखित अभिव्यक्ति के बारे में जानकारी। देखिए व्यापक आकलन एक बड़े स्तर पर होता है। ठीक है, तो लिखना एक छोटा स्तर है। अब जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे को लिखना नहीं आता तो उसको पढ़ना भी नहीं आता है। ठीक है, तो हम एक लिखने पे या एक बोलने पे इसका जो है वो नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते हैं। तो जो व्यापक आकलन का अर्थ होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे के सर्वांगीण प्रकृति के बारे में। ठीक है, सर्वांगीण प्रकृति मतलब जो हमारी एनईपी भी कहती है कि बच्चे का जो रिजल्ट बनेगा वो उसका 360 डिग्री बेस पे बनेगा। मतलब केवल और केवल पढ़ाई का बेस नहीं देखा जाएगा, उसमें उसकी सारी एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और स्टडी, सारी चीज़ों का जो है मिक्सअप करके उसका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जा रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यापक आकलन का अर्थ क्या है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों को खेल विधि द्वारा पढ़ाया जाए। दूसरा है बच्चों के अनुभव, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। ठीक है, तीसरा है बच्चों को आकर्षक पुस्तकों से पढ़ाया जाए। और चौथा है बच्चों को स्नेह मधु भाषा से पढ़ाया जाए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें पूरा फोकस बच्चों पर किया जाए। ठीक है, अब बच्चों पर फोकस किया जा रहा है तो बच्चों के ही तो अनुभव लिए जाएंगे। ठीक है, बच्चों के अनुभव, उनके स्वर और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें पूरा फोकस, ठीक है, पूरा का पूरा फोकस 100% फोकस जो किया जाता है वो बच्चे के डेवलपमेंट पे, बच्चे की सारी चीज़ों पे, एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 159, बच्चों में पारस्परिक तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए ये चीज़ आप लोग अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कभी किसी बच्चे को कंपेयर नहीं करना चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, बच्चों में पारस्परिक तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पारस्परिक तुलना करने से क्या होता है, ठीक है, तुलना करने से हीन भावना जागृत होती है। ठीक है, हीन भावना, बिल्कुल बच्चों में हीन भावना जागृत होती है। द्वेष की भावना जागृत होती है, बिल्कुल द्वेष की भावना। द्वेष मतलब क्या होता है, आपस में द्वंद्व। ठीक है, अगर मैंने बोला कि ए और बी दो स्टूडेंट है, मैं ए की तारीफ कर रहा हूँ बी के सामने कि ए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो बी के मन में कहीं ना कहीं हीन भावना भी जागृत होगी और द्वेष की भावना भी जागृत होगी। आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। देखिए आत्मविश्वास की वृद्धि हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब बी के सामने मैं बी की तुलना कर रहा हूँ किसी ऐसे बच्चे से जो बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, इससे, तो उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 160, एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषताएं क्या है। ठीक है, एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषताएं क्या है पूछ रहा है। पहला है विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन। बिल्कुल एक सृजनात्मक विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन होता है। समस्याओं के प्रति उच्च स्तर की संवेदना, बिल्कुल संवेदना होनी चाहिए उसकी समस्याओं के प्रति कि उसे कैसे उस समस्या का समाधान निकाला जाए। और तीसरा है सोचने विचारने की नवाचारी तरीका। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी भी सही है। तीनों चीज़ें पॉजिटिव वे में है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों चीज़ें एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषता हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला दूसरा तीसरा जो है ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर
आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 161, कक्षा कक्ष में बच्चे की धारणा दर बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को कक्षा में रोज आने के लिए कहे। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में उपस्थित न होने वाले विद्यार्थियों को दंड दिया जाए। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में नियमित रूप से बच्चों की रुचि के अनुरूप शिक्षण करना। चौथा है जो बच्चे कक्षा में नियमित उपस्थित हो उन्हें अभिप्रेरित करना। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब शिक्षक कक्षा में रोज आने के लिए कहेगा, खाली कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अब बच्चों का माइंड है वो अपने हिसाब से ही चलते हैं। ठीक है, और अगला है उपस्थित न होने वाले विद्यार्थियों को दंड देना। दंड देना इसलिए गलत होगा क्योंकि हमारे जो शिक्षा के जितने भी लॉज बने हुए हैं उनमें कहीं भी शिक्षा मतलब बच्चों को दंड देने का प्रावधान नहीं है, तो ऑप्शन बी ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करूँ, कक्षा में नियमित उपस्थित होने वाले बच्चों को अभिप्रेरित करना। देखिए अभिप्रेरित करने के साथ साथ उनका उपस्थित होना ही मैटर नहीं रखता, उपस्थित होना फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से उपस्थित होना जरूरी होता है। ठीक है, अब ऑप्शन सी इसलिए राइट हो जाएगा क्योंकि जो बच्चे नियमित रूप से क्लास में आएंगे उनके रुचि के अनुरूप शिक्षण प्रदान करना। ठीक है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ा रहे होगे, बच्चे को एक तरीका समझ में नहीं आ रहा तो उसके दूसरा तरीका जो जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप 4+2 करना कॉपी में ही सिखाए। ठीक है, आप उसे स्पोर्ट्स के थ्रू भी सिखा सकते हैं। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक बार बच्चे ने 4 रन मारा, ठीक है, उसके बाद 2 रन मारा, तो उसे बता सकते हैं कि 4+2 मिलकर 6 होता है करके। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे को उसकी रुचि के अनुरूप भी आप शिक्षण करना सिखा सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 162, वही व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है। ठीक है, वही व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है। पहला, जिसका अकादमिक रिकॉर्ड अच्छा हो। ठीक है, दूसरा है जो बच्चों को नियंत्रित कर सके। तीसरा है उसकी शिक्षण में रुचि हो, वह अपने विषय में पारंगत हो। ठीक है, और चौथा है वह अपने विषय में पारंगत होने के साथ बच्चों को अनुशासित रख सके। देखिए बच्चों को अनुशासित रखना ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप कोई हिटलर नहीं हो जो उन पर रूल करोगे और क्या कहते हैं वो आपकी बात मानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए अकादमिक रिकॉर्ड अच्छा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, और दूसरा भी गलत हो जाएगा, जो बच्चों को नियंत्रित कर सके, कंट्रोल करने वाली बात आ रही है, तो ये भी सही नहीं होगी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। देखिए पहली, उसकी शिक्षण में रुचि हो। देखिए शिक्षण में रुचि होना टीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वरना अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कितना ही अच्छा हो, अगर आप कितने स्पेशलिस्ट हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, एक टाइम के बाद आप बोर होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, अगर आपकी शिक्षण में रुचि होगी तो आपका बोरियत वाला पार्ट है जो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ टाइम तक आपके आड़े नहीं आएगा। और दूसरा, अपने विषय में पारंगत हो। ठीक है, अपने विषय में पारंगत होना जरूरी है, न कि आप स्पेशलिस्ट हो उस सब्जेक्ट के। अगर आप ठीक ठाक हो और आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप एक अच्छा टीचर बन सकते हो। ठीक है, ठीक ठाक का मतलब, पारंगत का मतलब आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, बट इतना नहीं है कि आप उसके डीप लेवल में उस सब्जेक्ट की PhD कर दो, इतना ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक हमेशा ICT का प्रयोग करे। दूसरा है कक्षा में बच्चों के प्रश्न करने के अवसर दे। तीसरा है विषय को मौखिक एवं लिखित रूप में पढ़ाए। और चौथा है रोज कक्षा में आए। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कक्ष में वो है कि बच्चों को प्रश्न करने के अवसर दें। देखिए बच्चे अगर प्रश्न करेंगे तो आपके जो कक्षा का माहौल होगा एक जीवंत माहौल होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ICT वर्ड आया है, ICT का होता है फुल फॉर्म इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होता है ICT का प्रयोग। हमेशा ICT का प्रयोग भी नहीं कर सकते, और विषय और लिखित रूप में पढ़ाया जाना जरूरी है, बट हमेशा उस चीज़ का नहीं किया जा सकता। ठीक है, बच्चों को स्पोर्ट्स के थ्रू, ये जो क्वेश्चन है वो प्राथमिक लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हो, तो आप आंसर जो है प्राथमिक लेवल के बच्चों की तरह ही दोगे। ठीक है, रोज कक्षा में आए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों की किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं। ठीक है, ओरल क्वेश्चन पूछ के हम बच्चों की किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं। पहला है सुनने व दोहराने की क्षमता। दूसरा है सुनने, दोहराने व निर्देशों को समझने व उनके अनुसार कार्य करने की क्षमता। ठीक है, सही उत्तर बताने की क्षमता व याद किए जाने की क्षमता। चौथा है सही उत्तर बताने, सुनने, बोलने की क्षमता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सुनने की क्षमता का पता कर सकते हैं हम, दोहराने की क्षमता, निर्देशों को समझने और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता। ठीक है, पहले बच्चा क्वेश्चन को सुनेगा, फिर उसे दोहराएगा, फिर उसके बाद निर्देशों को समझेगा, उसके बाद प्रश्न का उत्तर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यदि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अल्प दृष्टिबाधित है। ठीक है, अल्प दृष्टिबाधित मतलब उसका विजन क्लियर नहीं है। ठीक है, कम दिखाई देता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। ठीक है, कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। पहला तरीका है
उसे श्यामपट्ट के नज़दीक बिठाएंगे। दूसरा है उसे प्रतिभावान बच्चों के बीच बिठाएंगे। तीसरा है वह जहाँ रोज बैठता है वहीं बैठने देंगे। चौथा है उसे श्यामपट्ट के नज़दीक बिठाएंगे और श्यामपट्ट पे बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्यामपट्ट के नज़दीक भी बैठा दिया, ऑप्शन ए भी कवर अप हो गया इसमें। और साथ ही साथ जो श्यामपट्ट है उसमें बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। बच्चे के विकास के विभिन्न पहलुओं को समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। ठीक है, बच्चे के विकास के विभिन्न पहलुओं की समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे शिक्षक को बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप कक्षा में शिक्षण करने में सहायता मिलती है। दूसरा है शिक्षक को बच्चे को समझने में सहायता मिलती है। तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है केवल ए। ठीक है, जो 166 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, शिक्षण के विभिन्न पहलू आपको बच्चों के अनुसार कक्षा शिक्षण करने में सहायता मिलेगी, और दूसरा क्या है, शिक्षक को बच्चे के समझने में सहायता मिलेगी। दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्व अभिप्रेरित बच्चे के लक्षण है। ठीक है, पहला है वह हर कार्य को करने में उत्साहित है। दूसरा है कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करता है। तीसरा है डांट के भय से कार्य करता है। ठीक है, देखिए, स्व अभिप्रेरित का मतलब सेल्फ मोटिवेट रहता है, जो वो बच्चे के लक्षण क्या है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, वह हर कार्य को करने में उत्साहित रहता है, और दूसरा है कि वह उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कक्षा में बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत हाईली एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक है, उनको हर काम में वो कहते हैं कि हम करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तीसरा नहीं होगा, डांट के भय से कार्य नहीं करता। आप बताओ, एनर्जेटिक बच्चा है तो काम तो करेगा ही करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। अगला है, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला है विद्यार्थियों को नई कक्षा में प्रवेश देना। आकलन मतलब यहाँ पर आपका जो है नंबरिंग सिस्टम कह सकते हो, या पेपर चेक करना, ये सब चीज़ें कह सकते हो। ठीक है, बच्चों का आकलन की बात कर रहा है। पहला है बच्चों का नई कक्षा में प्रवेश। दूसरा है बच्चे की उपलब्धि के स्तर को जानना। तीसरा है सीखने के दौरान कमियों की पहचान व निराकरण करना। और चौथा है बच्चे को कितना प्रतिशत सही प्रश्न पत्र किया यह देखना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सीखने के दौरान कमियों की पहचान करना। देखिए, जितना उसे आ रहा है तो उससे उतना तो ठीक है, उसके बाद किस चीज़ की कमी रह रही है उसकी पहचान करना, उसका निराकरण करना आकलन का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, समान शैक्षिक अवसर इस कथन से तात्पर्य। ठीक है, समान शैक्षिक अवसर इस कथन से क्या तात्पर्य कह रहा है। ऑप्शन ए है सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन बी है सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता व के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। ऑप्शन सी है सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजनाएं बताना। देखिए, समान शैक्षिक अवसर का जो तात्पर्य हो जाएगा वो हो जाएगा सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वह अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, अवसर आप सभी को समान दोगे, लेकिन वो जो बच्चे होंगे वो अपनी योग्यता के अनुसार ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। ठीक है, समान शैक्षिक अवसर का मतलब ये होता है। ठीक है, आपने अवसर सभी को समान दिया और लेकिन उसने अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन बी नीचे देखेंगे केवल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, केवल दूसरा वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सत्य है। ठीक है, टीचिंग के रिलेटेड सबसे कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है। पहला है कि उत्तम शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, अगला है शिक्षण का अर्थ है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी देना। तीसरा है शिक्षण का अर्थ है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। और चौथा है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी शिक्षकों के विचार से प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब देखिए, विद्यार्थी शिक्षकों के विचार से प्रभावित होते हैं, ऐसा जरूरी थोड़े ना है कि शिक्षक भी तो कभी कभार विद्यार्थियों के विचार से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, और शिक्षक का अर्थ हमेशा दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग नहीं करना हो सकता है। आप उन्हें और चीज़ें भी, पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ों का सोशल डेवलपमेंट करना भी जरूरी होता है बच्चों का। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो, शिक्षण का अर्थ विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी देना। अब नॉलेज बेस्ड एजुकेशन होती है, बट हमेशा अधिक से अधिक जानकारी देने पे बात नहीं कर सकते। ठीक है, उत्तम शिक्षण का अर्थ क्या होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी जो है वो दोनों क्रियाशील रहेंगे तो उनके आपस में डिबेट भी होगी, आपस में बॉन्डिंग भी अच्छी होगी, वो लोग साथ में गेम्स भी खेल रहे होंगे जिससे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं,
विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास तब हो सकता है जब, ठीक है, नैतिक गुणों का विकास कब हो सकता है? पहला है शिक्षक नैतिक गुणों से संबंधित कहानियां सुनाए। दूसरा ऑप्शन है स्वयं नैतिक गुणों का अनुकरण करे व विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करे, ठीक है। तीसरा है समय समय पर विद्यार्थियों को नैतिक गुणों पर सामग्री एकत्रित करने के लिए कहे। चौथा है आध्यात्मिक विषयों पर शिक्षक से बातचीत करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। पहले टीचर स्वयं नैतिक गुणों का अनुकरण करेगा, उससे विद्यार्थी अभिप्रेरित होंगे, ठीक है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो हमेशा चीज़ों को कॉपी करते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी छोटे बच्चे के सामने करते हो तो वो चीज़ उसको कॉपी करने लगता है, ठीक है। अगर आप उसे छोटे छोटे काम करोगे, आप उसे जीभ दिखाओगे माना, तो वो भी आपको जीभ दिखाने लगता है। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है, छोटे बच्चे अनुकरण करते हैं। तो आप अगर खुद से अच्छा काम करोगे तो छोटे बच्चे उसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 172। यदि कोई शिक्षक अपने विषय का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कर पाता है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा जो उसे करना चाहिए, ठीक है। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए। दूसरा है जहां तक पढ़ाया है वहीं तक के प्रश्न पूछने चाहिए। तीसरा है अधूरे पाठ्यक्रम से केवल महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों को बच्चों को बताना चाहिए। चौथा है विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम स्वयं पूरा करने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। देखिए आप स्वयं बच्चे कैसे करेंगे, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आएगी तो कौन देखेगा उनके, ठीक है। और तीसरा भी नहीं होगा, ठीक है, अधूरे पाठ्यक्रम से केवल महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए क्या पता वो चीज़ उसके अगली कक्षा के लिए ज़रूरी हो जाए, जो चीज़ छूटा है, ठीक है। तो उसको ना तो वो इस कक्षा में उस चीज़ को पढ़ेगा, ना ही अगली कक्षा में उससे सीधे उसका विस्तृत रूप होगा तो वो कैसे कर पाएगा। और तीसरा भी नहीं होगा क्योंकि जहाँ तक पढ़ाया वहाँ तक के प्रश्न ये भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आप पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं ले सकते हो, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173। यदि किसी शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आता, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कभी सिचुएशन हो भी जाती है कभी कभार, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन पे उसे क्या करना चाहिए, ठीक है, विद्यार्थी को ऐसे ही उत्तर दे देना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही उत्तर, आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो, तो ऑप्शन ए नहीं होगा इसका। अगला ऑप्शन है उसे डांट कर बैठने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो अगली बार से क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, ठीक है। आप बच्चे की भावनाओं को एकदम दबा दोगे तो वह अगली बार से आपको क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। तो अगला है आपका ऑप्शन सी, उसे कहना चाहिए कि वह इसका उत्तर विस्तार से अध्ययन करने के बाद बताएंगे, ठीक है। ये एक पॉजिटिव आंसर है, ये हो सकता है, बट हम अभी चौथे ऑप्शन को देखेंगे, उसे कक्षा से बाहर निकलने के लिए कह देंगे, ठीक है। डी भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसे कहना चाहिए कि वह इसका उत्तर विस्तार से अध्ययन करने के बाद बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174। यदि आपके कक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतर अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करोगे, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है वो एब्सेंट रहता है तो आप क्या करोगे? इस विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करोगे, ठीक है। अगला है इसकी ओर ध्यान नहीं दोगे। तीसरा है उसे कक्षा में अनुपस्थित होने का कारण जानोगे, ठीक है। और चौथा है उसका नाम उपस्थिति पंजिका से काट दोगे, ठीक है। अब देखो नाम नहीं काट सकते हो, ठीक है। इस विषय की ओर ध्यान नहीं देगा, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कौन देगा आपकी कक्षा में, वो बच्चा है। और प्रधानाचार्य को सूचित करोगे, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। इससे जो सही आंसर है, वो सही जो सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी, आप कक्षा में अनुपस्थित होने का कारण जानोगे, ठीक है। पहले आप कारण जानोगे फिर उसके बाद निराकरण करोगे। उसका कारण कैसे जानोगे? आप उसके जो सहपाठी हैं उनसे पूछ सकते हो, जो उसके दोस्त हैं उनसे पूछ सकते हो। अगर आपको फिर भी वहाँ से भी क्लियर नहीं हो सकता तो आप उनके अभिभावक से पूछ सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 175 लास्ट क्वेश्चन है और बाकी का 25 क्वेश्चन हम अगली वीडियो पर करेंगे, ठीक है। विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक, ठीक है, जो पीटीएम होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, आयोजित करने के पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। पहला है कि अभिभावक को बच्चे के विषयवार अंकों की सूचना देना। दूसरा है बच्चे के सबल एवं कमजोर पक्षों के विषय की चर्चा करना। तीसरा है बच्चे के जिन विषयों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं उन्हें केवल यह बताना। और चौथा है कि बच्चे की उपलब्धियों को ही बताना। देखिए अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट्स आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के जो पोर्शन अच्छा है उसकी भी चर्चा करना आपका कर्तव्य बनता है और जो पोर्शन कमजोर है उसकी भी चर्चा करना आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आपको देखना होगा और आपको पेरेंट्स से आपको उसको डिस्कस करनी होगी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
एक अच्छे शिक्षक को विद्यार्थी द्वारा किए गए कक्षा कार्य की जांच कैसे करनी चाहिए। ठीक है, अगर एक अच्छा शिक्षक है, उसको विद्यार्थी द्वारा किए गए कक्षा कार्य की जांच कैसे करनी चाहिए पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कक्षा कार्य पूर्ण होने के 1 सप्ताह के भीतर। दूसरा ऑप्शन है जब शिक्षक के पास समय हो तब करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कार्य को पूर्ण होने के तुरंत बाद जिसमें शिक्षक के हस्ताक्षर हो। चौथा है कार्य को पूर्ण होने के तुरंत बाद जिसमें कार्य के संबंधित त्रुटियां एवं सुधार का उल्लेख हो। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य को समाप्त करने के तुरंत बाद आपको क्या करना चाहिए, उसका कॉपी की जांच करनी चाहिए और उसमें त्रुटि और सुधार का उल्लेख भी करना चाहिए कि कहाँ पर क्या गलती है, क्योंकि वो बच्चा उसे आगे को सुधारेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, शिक्षक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, सत्य नहीं है मतलब गलत है। ठीक है, शिक्षक व्यवहार विश्वसनीय होता है। ठीक है, ये सही है, गलत नहीं है। ठीक है, शिक्षक व्यवहार निश्चित होता है। अगला है शिक्षक व्यवहार बाह्य व्यवहारों तथा लक्षणों द्वारा प्रदर्शित होता है। चौथा है शिक्षक व्यवहार व्यक्तिगत विशेषताओं का क्रियात्मक रूप है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक व्यवहार निश्चित होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर, शिक्षक व्यवहार जो है निश्चित नहीं होता, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वह शिक्षा के उद्देश्यों को समझ सके। दूसरा ऑप्शन है उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके। तीसरा ऑप्शन है उचित विषय वस्तु का चयन कर सके और चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन की सही विधियों को अपना सके। ठीक है, देखिए जो मनोविज्ञान है वो कहने की जुड़ा रहता है आपका शिक्षक विधियों से। ठीक है, मनोविज्ञान आपका किससे जुड़ा रहता है, शैक्षिक विधियों से जुड़ा रहता है कि आपको साइकोलॉजी को समझते हुए बच्चे पर उस चीज़ का कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उचित शिक्षण विधियों का विकास करके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। बच्चे के अवांछनीय संवेगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी है। ठीक है, अब संवेग क्या होते हैं, संवेग जिन्हें इंग्लिश में इमोशन भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इमोशन कहा जाता है और बच्चे में जो क्रोध, प्रेम, घृणा, ये सारी चीजें क्या होती है, संवेग होती है। ठीक है, अब संवेग के बारे में कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी है। पहला है बच्चों में सुरक्षा भाव भरना। दूसरा है अपने संवेगों से मुकाबला करने के लिए उनमें कुछ योग्यताएं पैदा करना। तीसरा है बच्चों को दंड देना तथा यह कहना कि वह ऐसा कार्य दोबारा न करे जो अच्छा नहीं है। ठीक है, चौथा है बच्चे की योग्यता तथा उसकी महत्वाकांक्षाओं के बीच खाई को भरना और उसके ऊपर लादा गया बोझ कम करना। देखिए ये सबसे कम प्रभावी है, कह रहा है सबसे कम प्रभावी कौन सा है, जो चीज़ गलत हो रही होगी। ठीक है, बच्चे को दंड देना मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है जो वो पूरा ही गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 180। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, कथन जो है कौन सा गृह कार्य के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है गृह कार्य छात्रों की प्रवृत्ति एवं स्तर के अनुकूल होना चाहिए। बिल्कुल सही है, जो आप छात्रों के अकॉर्डिंग ही गृह कार्य को दोगे। ठीक है, अगला है गृह कार्य का स्वभाव भाषा की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल, अगर भाषा ही क्लियर नहीं होगी तो बच्चे को क्या समझ में आएगा। अगला है गृह कार्य को क्रमागत होना चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए और गृह कार्य का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, उसका जो एम है वो फिक्स होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन सही है, तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यवहार के प्रत्येक लक्षण के बराबर महत्व देना। दूसरा है प्रत्येक विद्यार्थी का विविध प्रकार की परिस्थिति जैसे कक्षा, समिति के काम, वाद विवाद, खाने की छुट्टी आदि का निरीक्षण करना। तीसरा है प्रत्येक विद्यार्थी को समूह के अन्य व्यक्तियों से तुलना करना। चौथा है अपने पूर्वाग्रहों के प्रति संवेदन रहना। ठीक है, चौथा क्या है, अपने पूर्वाग्रहों के प्रति संवेदन रहना। अब देखिए बच्चे के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करते समय शिक्षक को क्या किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सभी चीजों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है,
प्रत्येक व्यवहार के बारे में पता करना और उसके लक्षणों के बारे में पता करना बिल्कुल सही है। विद्यार्थी की विविध गतिविधियां, जो कक्षा में गतिविधियां कर रहा है, कक्षा के बाहर क्लासरूम और क्लासरूम के बाहर की एक्टिविटीज है, उन पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों को समूह के अन्य व्यक्तियों से तुलना करना, ठीक है, कंपेयर आप खुद में कर सकते हो, कंपेयर कि वह अन्य बच्चों के मुकाबले कैसा चल रहा है, ठीक है, और ये चीज़ भी सही हो जाएगी, ठीक है। और चौथा है अपने पूर्वाग्रहों के प्रति सावधान रहना, ठीक है। पूर्वाग्रह मतलब कि क्या चीजें वो बच्चे के सामने फेसेस आने वाले हैं, उन चीजों के प्रति सावधान रहना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी चारों सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है। सही कथन का चयन करना है आपने। पहला है, एक विद्वान को अपने विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए गलत है, ठीक है। अब विद्वान है, उसको भी अपना सिलेबस जो है तैयार करना पड़ता है और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है, ठीक है। दूसरा है, अनुभवी अध्यापकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कक्षा में जाने से पूरी तैयारी करें, ये भी गलत है। आपको क्लासरूम प्रोसेस से पहले की प्लान करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ानी है, ये चीज़ प्लान करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगला है, अध्यापक को अनुभव तथा विद्वता का विचार किए बिना कक्षा में हर बार जाने से पहले तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपको क्लास में जाने से पहले उसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि क्या चीज़ सही है और किस चीज़ का विचार किया जाना जरूरी है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की समीक्षा कीजिए। आधार 1 है जो कथन है, कक्षा में अध्यापन कार्य की तरह तरह की युक्तियाँ शामिल होनी चाहिए, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। और दूसरा है, कारण छात्रों की अधिगम शैली में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, ठीक है। देखिए क्या सही है, क्या आप बताओ, कथन क्या सही है कि कक्षा में अलग अलग तरह की टीचिंग मेथड का प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल सही है, कक्षा में अलग अलग तरह की टीचिंग मेथड का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। और आर जो है उसका कारण जो है वो भी सही है कि जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है। इसी कारण जो आर ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और आर ए का कारण है, ठीक है। 183 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हो तो भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए, वह उनके डॉट डॉट का ध्यान में रखना है, ठीक है। किस चीज़ का ध्यान में रख रहा है वह उसके, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक विकास, ठीक है। जो उनका भावात्मक विकास है उसका ध्यान में रख रहा है, ठीक है। देखो क्या होता है कि बच्चों में अलग अलग मेंटालिटी आ जाती है, ठीक है, मतलब अलग अलग का मतलब कि वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, लेकिन उनका भावात्मक विकास कौन डेवलप कर रहा है? टीचर डेवलप कर रहा है कि दोनों चीज़ उत्तेजित नहीं होना चाहिए ऐसी स्थिति में, ये चीज़ें समझा के उन्हें भावात्मक विकास का डेवलपमेंट कर रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षक छात्रों की समस्या सुलझाने तथा तार्किक योग्यताओं का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। पहला है महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर, दूसरा है पुस्तक से शब्दशः दिए गए उत्तर का अस्वीकार कर, ठीक है। तीसरा है प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण पर बल देकर, ठीक है। और चौथा है उच्च स्तर का उत्तर देने पर बल देकर, ठीक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। देखिए अगर मैंने पूछा बच्चों से कि कोई प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है, मैंने पूछा कि घड़ी में 8 कैसे बजते हैं, ठीक है। अगर ये घड़ी है तो उस पर सुई की स्थिति क्या होगी घड़ी में 8 बजते हुए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन था, उसके बाद बच्चों ने बता दिया कि छोटी सुई 8 पे होती है और बड़ी सुई 12 पे होती है, लेकिन मैं अगर उनका जो नज़रिया है वो बदलने की कोशिश करूंगा कि अगर बड़ी सुई 8 पर है, छोटी जो है 12 पर है, तब क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो अब क्या होगा, तो उससे रिलेटेड अगर मगर का दृष्टिकोण पर बल देके प्रश्न पूछूंगा तो उनकी तार्किक योग्यताएं जो है वो डेवलप होंगी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अगर मगर इस टाइप के प्रश्नों पर बल देकर आप उनकी तार्किक योग्यताएं जो है वो विकसित कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 186, बालकों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, ठीक है। पहला है ऑप्शन स्वयं बल किया जाए जिसे देखकर बालक स्व प्रेरित होंगे, ठीक है। दूसरा है परिश्रम का महत्व का व्याख्यान दिया जाए, परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के उदाहरण दिए जाए, और चौथा है परिश्रमी बालकों को पुरस्कृत किया जाए, ठीक है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि बच्चे जो है वो अनुकरण करते हैं, ठीक है। अगर आप स्वयं परिश्रम कर रहे होगे, बच्चों को दिख रहा होगा, तो बच्चे भी बालक जो है उससे स्वप्रेरित हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारिता संभव है, ठीक है। शिक्षण में जो है छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी कहाँ संभव है? पहला है व्याख्यान विधि द्वारा,
दूसरा है चर्चा विधि द्वारा, तीसरा है पुस्तक विधि द्वारा, चौथा है दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो चर्चा विधि द्वारा। ठीक है, अगर आप चर्चा करेंगे, चर्चा से क्या होगा कि आप प्रत्येक बच्चे को उस पर इंगेज कर रहे होगे। ठीक है, चर्चा में प्रत्येक बच्चे को इंगेज कर रहे होगे, तो उससे क्या होगा, सर्वाधिक जो भागीदारिता रहेगी चर्चा विधि द्वारा रहेगी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों से कैसा संबंध रखना चाहते हैं। ठीक है, पहला है मित्रवत, दूसरा है पुत्रवत, तीसरा है एक परिचित व्यक्ति जैसा, चौथा है छात्र की आयु के अनुरूप। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए मित्रवत। ठीक है, आप टीचर होने के नाते बच्चों से एज ए फ्रेंड ही डील करोगे। ठीक है, एज ए फ्रेंड डील करना जो टीचिंग के लिए वो सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है कि आप बच्चों को एज ए फ्रेंड ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि पीछे बैठने वाले छात्र सदैव बातचीत में ही व्यस्त रहते हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए कि वह उन्हें कुछ भी जो उन्हें कर रहे हैं वह उसे करने दें। बिल्कुल गलत है, आप उन्हें कुछ ना कुछ आपको उनके लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है उन्हें दंड दें। देखिए, दंड का प्रावधान ही नहीं है तो दंड नहीं दे सकते, उन्हें आगे बैठाएं और उन पर नजर रखें। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो सी है इसका राइट आंसर होगा कि ऐसा हो सकता है, उन्हें आगे बैठाएं और उन पर नजर रखें। ठीक है, ऑप्शन 198 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो, पहला है उसके पहले कभी पढ़ा चुके हो। ठीक है, जो बच्चे हैं वो किन से पढ़ने के लिए इच्छुक रहते हैं, कह रहे हैं जो उन्हें पहले भी पढ़ा चुके हो। दूसरा है स्कूल में अति योग्य शिक्षक माने जाते हो। तीसरा है उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लगते हो। चौथा है छात्र की समस्याओं को हल करने में रुचि रखते हो। इसका जो राइट और सबसे पॉजिटिव आंसर है ऑप्शन डी है। जो टीचर बच्चों की समस्याओं का समाधान करने में रुचि रखेंगे, बच्चे उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे और उसकी ओर को ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करते हैं यदि, पहला है वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो। दूसरा है वह अनुशासन लागू करने में सफल होता है। तीसरा वह विद्यार्थियों के साथ मित्रवत हो। और चौथा है वह अपना प्रभुत्व दृढ़तापूर्वक प्रकट करता हो। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आप विद्यार्थी आपका आदर तब करेंगे जब आप अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहोगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों के वर्तमान तथा भूत के विषय में जान ले। दूसरा है वह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में काम कर रहे वातावरण के विचलन से विज्ञ हो। ठीक है, तीसरा है वह अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा और उजागर करने में सक्षम हो। और चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक टीचर को सभी चीज़ें करनी चाहिए क्लास से पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 शिक्षण का पहला चरण है। ठीक है, शिक्षण का पहला चरण क्या है? सबसे पहले योजना बनाना। दूसरा है पाठ्यक्रम सामग्री को सुसंगठित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना। चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो शिक्षण का पहला चरण है वो हो कि पहले योजना बनाना। ठीक है, योजना बनाओगे। ठीक है, आप योजना बनाओगे तो उसी के अंदर प्लान करोगे कि पाठ्य सामग्री क्या है और उसी के अंदर फिर प्लान करोगे कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि क्या है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहले से योजना बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 194 कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। आप कक्षाध्यापन में के विषयों में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं हो रहा है। ठीक है, इस समस्या के पीछे क्या कारण हो सकता है? ठीक है, आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं और कक्षा अध्यापन में आप अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं। ठीक है, लेकिन आपका परिश्रम जो है वो कारगर नहीं हो रहा है। इस समस्या के पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण समझेंगे। पहला जो ऑप्शन है वो आपका है कि आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी टीचिंग में प्रोफेंसी रखते हो, लेकिन जो बच्चे हैं वो आपका जो ज्ञान है वो उसको डिलीवर करने में आपको कोई कमी हो रही है, तो वो स्तर बच्चों के स्तर से ऊंचा हो सकता है। दूसरा है कि छात्रों के मध्य व्यक्तिगत भिन्नता हो और आपके प्रयास को नष्ट कर देती है। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि जो छात्र हैं, आपने अपने क्लास में एक लेक्चर दिया, ठीक है, और उसमें
हो सकता है कि कुछ कैटेगरी के बच्चे जो है बहुत टैलेंटेड हो और कुछ कैटेगरी के बच्चे जो है उनको कम समझ में आता हो, ठीक है। तो इनके बीच अगर भिन्नता होगी तो आपका प्रयास वैसे ही नष्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप दे रहे होंगे, डिलीवर कर रहे होंगे बच्चों को किसके अकॉर्डिंग, जो टॉपर बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग, और जो नीचे के बच्चे हैं उनका रिजल्ट खराब, जो परिश्रम कार्य आपका जो परिश्रम है वो कारगर नहीं हो रहा है, तो उनकी वजह से हो सकता है, ठीक है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 195। सीखने का सबसे समुचित तात्पर्य है, ठीक है। सीखने का सबसे समुचित तात्पर्य क्या है? ज्ञान देना, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तिगत रूप का माहौल बनाना, चौथा है हुनर की प्राप्ति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। आप प्राथमिक शिक्षक होने के नाते क्या करोगे? बच्चों के व्यवहार में परिवर्तित लाओगे, उनको सामाजिक स्तर पर कैसे चीज़ें डील करनी है उस चीज़ का ज्ञान दोगे, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन लाना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सीखने का समुचित तात्पर्य में, ठीक है। आगे चलते हैं, 196। कक्षा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग सबसे उपयोग दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या है, पूछ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। दूसरा है सीखना सरल और रोचक हो जाता है। तीसरा है सीखने का सारा दायित्व छात्रों पर निर्भर होता है। और चौथा है छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगर आप कुछ जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ानी है, आप उसे प्रोजेक्टर में पढ़ा रहे हो, ठीक है, प्रोजेक्टर टीवी में पढ़ा रहे हो, तो बच्चे जो है पहली चीज़ उस चीज़ को लेकर इंटरेस्टेड रहते हैं कि यार हाँ आज प्रोजेक्टर में पढ़ना है या वीडियोग्राफी देखनी है या ऑडियो सुननी है, तो इससे सीखना सरल और रोचक हो जाता है, ठीक है। आप वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन उसे अच्छे से कर सकते हो। आगे चलते हैं, शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए कह रहा है। पहला है कि वह विनोद प्रिय बन सकेगा। दूसरा है वो अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। तीसरा है वह छात्रों की अच्छी आदत डाल सकेगा। और चौथा है कि वह कक्षा में को अनुशासन प्रिय बना सकेगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। इस पेपर में तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है। लगभग जो टीचर को बच्चे से साथ कनेक्शन जो है वो इस बेस पे बता रहा है कि बच्चे जो है वो कॉपी करने वाले होते हैं, ठीक है। अगर आप खुद आशावादी हो गए तो बच्चे भी क्या हो गए? आशावादी बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, बच्चे अनुकरण करते हैं आपकी गतिविधियों का, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार क्या होना चाहिए, ठीक है। जो बच्चे शरारत करते हैं उनके साथ शिक्षक का व्यवहार क्या होना चाहिए। पहला है कठोर, विनम्र केवल दृढ़ किंतु दृढ़, तटस्थ और सहानुभूतिपूर्ण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विनम्र और दृढ़, ठीक है। विनम्र मतलब आपका जो नेचर है वो सभी के लिए समान होना चाहिए, ठीक है। और दृढ़ भी होना चाहिए। दृढ़ मतलब कि आपको जो है उनकी एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है, ठीक है। कक्षा में जो शिक्षण है वो व्यवस्था किस पर निर्भर करती है? प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर? बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रधानाचार्य ने कैसा पढ़ाया, क्या पढ़ाया, इस पर डिपेंड करती ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी की है शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। तीसरा है अन्य शिक्षकों के सहयोग पर। चौथा है विद्यालय की साज सज्जा पर। देखिए साज सज्जा जरूरी नहीं है क्लास में, ठीक है। अगला है अन्य शिक्षक के सहयोग पर। अन्य शिक्षक क्या कर रहे हैं उसके आपका सहयोग हो ना हो उससे आपका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता। व्यवसाय क्या है उसका? टीचिंग ही है व्यवसाय, तो उसकी निपुणता पर कक्षा का शिक्षण प्रभावित व्यवस्था जो है निर्भर करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम है, ठीक है, तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है, ठीक है। शैक्षिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है कि वह केवल छात्रों को अधिगम प्रणाली में के खोजने में सहायक करे और उन्हें संदर्भ सूची प्रदान करे। दूसरा है छात्रों को प्रस्तुतिकरण में मदद करे किंतु उन्हें उसकी तैयारी स्वतंत्र रूप से करने को कह दे। अगला है छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर दें ताकि वह स्वनिर्देशित होने दें, ठीक है। छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर दें तथा उन्हें स्वनिर्देशित होने दें, ठीक है। और अगला है छात्रों की तैयारी पाठ्य पुस्तकीय मात्र तो नहीं है, इसका निरीक्षण करें, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा, देखिए क्या होगा, अगर जो बच्चे हैं शैक्षिक रिकॉर्ड बहुत उत्तम है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप छात्रों को खुद से तैयार करने का पर्याप्त अवसर दोगे, ठीक है। खुद से किसी चीज को प्लान करने का पूरा अवसर दोगे और उन्हें स्वनिर्देशित होने के लिए कहोगे, ठीक है। स्वनिर्देशित मतलब पूरी प्लानिंग जो है उसको उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, पूरी प्लानिंग बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि स्वनिर्देशित होंगे उस चीज के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे
टीचिंग एप्टीट्यूड के 2019 के पेपर के साथ। ठीक है, इसी के साथ 2019 का पेपर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना मत भूलिएगा, जहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर, लाइव क्लासेज और जितने भी स्टडी मटेरियल है वो सभी चीज़ें फ्री पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।